यूनिट 2 अपने यूनिट 1 ने यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं पहले। देखो ये ने इसमें टॉपिक 1 है तुम्हारे लिए मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये छोटा यूनिट है, 25 पेज तक तुम वो पेम्पलेट में देख सकते हो कि 25 पेज तक तुम्हारा यूनिट 1 है और यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद में यूनिट खत्म। सेकेंड यूनिट छोटा है, तो कल तक तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 और दिन लगेंगे मुझे वो यूनिट कंप्लीट करने में। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में सम्स है, बराबर ने। तो देखो इसमें इंट्रोडक्शन। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री यूजेस मेनी पॉलिसीज। यानी पहले क्या चाहिए, अपने को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, इसलिए अपने पॉलिसीज बनाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें से एक है, विच हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स। ये मदद किसके लिए करती है? जो भी तुम्हारे टारगेट्स है ना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, बराबर, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, उसके लिए। नाउ डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिफाइंड एज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या लिखा गया है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये कौन करता है? तो अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। इट इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। किसके लिए? फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। नाम क्या दिया है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को पहले कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना मतलब तुम उस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को अपने कंट्रोल में रखोगे, उसके अप्स एंड डाउन्स को अपने कंट्रोल में रखोगे। दूसरा आता है मैनिपुलेट करना, यानी चेंज करना। मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या आएगा? चेंज करना। यह पर किस लिए किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैं आगे बता चुका। पहले तो प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्राइस स्टेबिलिटी, यानी प्राइस में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आने चाहिए। और उसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव लिखा है तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। 10 मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड्स objectives and target variables. Target variables are further classified into monetary variables and real variables. इसको अंडरलाइन करो, 2 वेरिएबल में इसको क्लासिफाई किया जाएगा। और ये तुम्हारा एमसीक्यू, इसके बाद जो लिखा है ना मॉनेटरी वेरिएबल और रियल वेरिएबल्स, ये तुम्हारे एमसीक्यूज। आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मॉनेटरी वेरिएबल्स। तो देखो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, जहां सिर्फ मनी से बात होती है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ क्रेडिट, सप्लाई ऑफ क्रेडिट यानी लोन देना, और इंटरेस्ट रेट, ये तीनों मॉनेटरी वेरिएबल्स है। और रियल वेरिएबल्स में क्या आएगा? जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट रेट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, और बीओपी। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अकॉर्डिंगली इसमें अपने 2 पॉलिसीज बनाते हैं। पहली पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी है कौन सी? फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी देखें। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग, अंडरलाइन करो, मॉनेटरी मैटर्स, यानी मनी मैटर्स के लिए। अब सवाल कि ये मॉनेटरी मैटर्स जो लिखा है वो कौन से? तो पहली बात तो रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, यानी मार्केट में पैसा जितना गवर्नमेंट जाए उससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। फिर कंट्रोल करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, यानी जो बैंक है ना उसको अपने कंट्रोल करेंगे, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी। एक्टिव परचेजिंग एंड सेल ऑफ पेपर असेट। अब सवाल ये पेपर असेट क्या होता है? तुमने कमर्शियल बिल देखा था, कमर्शियल पेपर देखा था, बराबर, वो 12th स्टैंडर्ड में तुमने देखा था, वो सब इसमें आता है। फिर पैसिव परचेज एंड सेल ऑफ पेपर असेट, यानी बॉन्ड। पैसिव परचेज यानी तुम नहीं परचेज, गवर्नमेंट खुद नहीं खरीदेगी, गवर्नमेंट बैंक के जरिए से उसको खरीदने के लिए मजबूर करेगी बैंक्स को, या उसको सेल करने के लिए मजबूर करेगी। विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट कैन रेगुलेट, इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी जैसी जरूरत पड़े ना वैसे अपने मॉनेटरी इकोनॉमी से। इसमें याद रखना मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हैरी जॉनसन पहली डेफिनेशन। एमपी इज अ पॉलिसी बाय विच
अंडरलाइन करो, सेंट्रल बैंक अप्लाइज द कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। अब याद रखो, मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार क्या कर पाएगी, डिमांड को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। डिमांड वाला तुम देखो, तुम्हारा सिलेबस है ना बिल्कुल परफेक्टली सीक्वेंस में चलता है। तुम डिमांड के बारे में सीख चुके थर्ड सेम में, लास्ट में डिमांड था, राइट। और इसके बाद में अब सप्लाई ऑफ मनी के बारे में, सप्लाई कौन करेगा, गवर्नमेंट, कंट्रोल कौन करेगी, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सिर्फ सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, डिमांड को नहीं, बिकॉज डिमांड कौन करता है, गवर्नमेंट नहीं, लोग करते हैं इसलिए। इन इंडिया एमपी इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट पॉलिसी, अंडरलाइन करना ये, या तो मनी मैनेजमेंट पॉलिसी भी इसको बोला जाता है। कारण क्या, इसमें न अपने गवर्नमेंट बैंक की क्रेडिट को कंट्रोल करती है इसलिए। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमपी, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमपी differ from country to country and also change with circumstances, but there are few common objectives, जिसमें सबसे पहले लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ, टू अचीव एंड टू मेंटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ, अंडरलाइन करो, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कोई भी कंट्री में सबसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है इकोनॉमिक ग्रोथ। वो दो अलग अलग कारण से, पहली बात, दो नहीं 5 अलग अलग रीजन से। पहला देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ डिटरमाइंस वेलफेयर ऑफ द पीपल, ग्रोथ से पता चलता है कंट्री कितना प्रोग्रेस करेगी। दूसरा, कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन पाएगी, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखेगी, खुद के ऊपर डिपेंडेंस रखेगी। उसके बाद में पीस एंड हार्मनी कंट्री के अंदर आएगी। लोग, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ने तो इससे लोगों को फायदा ये होगा, ध्यान देना, लोगों को फायदा इसमें ये होता है कि जितने भी कंट्रीमैन यानी लोग हैं उन सबको ये मौका मिलता है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, उनकी गरीबी दूर होती है। इससे पीस एंड हार्मनी, यानी जो अपने बोलते हैं ना सिविल वॉर, लोग अपने खिलाफ हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में कंट्री अपने बॉर्डर को डिफेंड कर पाएगी, यानी अपनी रक्षा खुद कर पाएगी। इट कैन प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेट का मीनिंग दिया है ब्रैकेट में, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फिक्स द टारगेट, ये एमसीक्यू है, 5 to 6% ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 5-6% का टारगेट रखा जाता है, लेकिन 1970 के बाद में हमने ग्रोथ शिफ्ट किया है। पहले हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं, पहले नहीं देखते थे हम, पहले क्या देखते थे, गरीबी हटाओ। लेकिन अब क्या देखा जाता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। ये भी लाइन अंडरलाइन करो। अब हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जेम्स गेन्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु एम्फसाइज्ड the importance of full employment. He suggested that employment growth should be the target of MP, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के अंदर ग्रोथ होना। दिस इज नेसेसरी बिकॉज व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज अ लॉस ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, यानी अगर मैं किसी को बेरोजगार रखता हूँ, कोई इंसान को अगर नौकरी नहीं दे पाता, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि मैं जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर पाता है, कर पाएगा, उस आउटपुट को मैं कंट्री को नहीं दे रहा हूँ, इतना आउटपुट मैं कंट्री तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। मोreover there is a problem of, अंडरलाइन करो, सोशल अनरेस्ट अमंग द पीपल। लोग हैं ने अपने ही कंट्री के खिलाफ होते जाएंगे। सो यहाँ पे लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए, यानी हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए, या अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है तो लो रेट होना चाहिए उसका। नाउ नेक्स्ट आता है प्राइस स्टेबिलिटी, द upward movement in the price level is considered as a serious problem for a country because it reduces the purchasing power, यानी उसका नतीजा ये होता है, अंडरलाइन करो, यानी परचेसिंग पावर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कम हो जाता है। सो प्राइस स्टेबिलिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपी, बट द प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी याद रखना, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि जो प्राइस इंडेक्स है ना वो सेम रहना चाहिए। 2-3% का प्राइस राइज डिजायरेबल है, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आएगा। डिजायरेबल लिमिट कितनी है डेवलप कंट्री के अंदर, 2-3%, और 4-5% डेवलपिंग कंट्री के अंदर। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी वांट्स टू प्रिवेंट द वाइड फ्लक्चुएशन इन द प्राइस लेवल। तो अंडरलाइन करो, क्या आपने रिमूव करना है, वाइड फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर।
फोर्थ में देखें, इक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अकेला कोई काम का नहीं है। जब तक जितने भी लोग हैं ना वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो इसका मतलब हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्री में फर्क ये है कि हमारे यहाँ पे दो जो क्लासेस हैं ना उसके बीच में गैप बहुत बड़ी है, रिच एंड पुअर। जो पैसे वाले लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, और जो गरीब है ना वो बहुत ज्यादा गरीब भी है, और उसमें भी नंबर्स बहुत ज्यादा है। 20-22% जितने लोग हैं ना गरीब है, जो अपने 2 टाइम का खाना भी नहीं हासिल कर पाते। तो यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है कि एमपी कैन हेल्प एंड प्ले अंडरलाइन करो सप्लीमेंट्री रोल इन अटेनिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। This can be done by making special provision for providing cheaper credit to the sectors such as agriculture and small scale industries. जो छोटे लोग हैं या तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं है, उनको आसानी से लोन मिल जाए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल जाए, स्मॉल सेक्टर को भी, तो इससे सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट फास्ट होगा, इससे इन सबकी इनकम बढ़ेगी। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 द फॉरेन एक्सचेंज हैज ग्रोन रैपिडली। फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा है, एंड बट ड्यू टू रिलेटिवली स्लो ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। व्हाट इज इंटरनेशनल लिक्विडिटी? कैश का प्रॉब्लम, कि अगर मैं पेमेंट करना चाहता हूं तो कैश नहीं है। जैसे 1991 में इंडिया में था कि 3 हफ्ते चले न उतना अपने पास फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल था। अभी सेम कंडीशन पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में 15 दिन चले न उतना भी फंड उनके पास अवेलेबल नहीं है। अगर इंपोर्ट करना होने तो उनके पास बहुत सारा अनाज है पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है जो बाहर की कंट्रीज ने भेजा है, लेकिन उस अनाज को छुड़वाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। समझे ना? तो ये जो इक्विलिब्रियम के अंदर प्रॉब्लम है ना, वो कौन सा? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। मेनी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज सफर द प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। यानी कौन सी कंट्रीज के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। द प्रॉब्लम हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अंडरलाइन करो इसको, इसका मतलब समझाऊं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, रिस्ट्रिक्शन और ये सब ध्यान में दो। देखो ये तीनों का मतलब क्या होता है, पहले देखो। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब अपनी कंट्री के अंदर अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाहर से आने वाले गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाते हैं, यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। इसको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी बोलते हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का मतलब बाहर से आने वाले गुड्स को रोका जाता है, कोटा मैनेजमेंट किया जाता है। इसका मतलब बाहर से आने वाले चीजों की क्वांटिटी हम पहले से डिसाइड करते हैं, उससे ज्यादा हम मंगवा नहीं सकते। एंड करेंसी का डिवैल्यूएशन होना है, यानी मतलब हम अपनी कंट्री के अंदर अपनी करेंसी को कम वैल्यूएशन में रख, यानी $1 अगर 80 रुपये का होता है ना, तो हम आज $1 को 81 रुपीज का कर देंगे। इंडिया ने ये 1995 के बाद में करना बंद कर दिया है। अब ट्रेड जो भी डिसाइड होता है वो ओपन मार्केट से डिसाइड होता है। फिर आगे, therefore maintaining satisfactory BOP position has been considered as one of the objective of MP. The BOP equilibrium can be achieved by, underline करो, maintaining monetary equilibrium। यानी अपने पास जितना पैसा आता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है ना, उसके ऊपर बैलेंस लाके। अब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी, अंडरलाइन करो, मेन ऑब्जेक्टिव एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने का होना चाहिए। ऐसा A stable exchange rate is desirable for following purposes। क्यों? तो पहली बात तो इसके पीछे का कारण, पहले हेल्दी ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, दूसरा कॉन्फिडेंस। हमारे कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री की करेंसी के अंदर दूसरी कंट्री की करेंसी को भरोसा होना चाहिए, यानी दूसरी कंट्री के लोगों को भरोसा होना चाहिए कि इनकी करेंसी अगर हम लेंगे ना तो हमको कल जाके इसकी डिवैल्यूएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। टू अवॉइड इंटरनेशनल स्पेकुलेशन, यानी सट्टा ना हो पाए। एंड फाइट ऑफ कैपिटल। फाइट ऑफ कैपिटल यानी मतलब हमें ने कैपिटल के प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एंड टू एंश्योर हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी तकलीफ ना हो। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट में है, लेकिन इंडिया के लाखों और करोड़ों लोग दूसरी कंट्री में काम करते हुए इंडिया में डॉलर में पैसा भेजते हैं, तो वहां से डेफिसिट अपनी सॉल्व हो जाती है। अब एक्सप्लेन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फीचर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मॉनेटरी पॉलिसी करो ना तो फिस्कल पॉलिसी तुम्हारे ऑप्शन में निकल जाएगा। देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन अपने को फर्स्ट क्वेश्चन से लिखना है। टू क्रिएट, पहले फीचर्स लिखा है, टू क्रिएट एंड एक्सपांड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टू improve the currency system and the credit is one of the main aims of monetary policy in a country like India. ये underline करो। This requires setting up of banks and financial institutions especially in rural areas, यानी गांव के अंदर खास करके तुम्हारे लिए क्या बैंकिंग सेक्टर डेवलप होना चाहिए। ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आइडल सेविंग्स है, आइडल यानी बेकार पड़ा हुआ सेविंग्स, इसको प्रोडक्टिव चैनल के अंदर डाइवर्ट करते हैं। दूसरा, a suitable interest rate policy. Monetary policy can play an important role in regulating the rate of interest. If the rate of interest is very high, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी है, अभी ऐसा ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ऑन द अदर एंड अगर इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर कम है तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, और पैसा बोरो करके क्या करेंगे, वो लोग शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है ना, वहां स्पेकुलेशन करेंगे और शादियों में यानी अनप्रोडक्टिव पर्पस के ऊपर पैसा खर्च ज्यादा करेंगे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। सवाल, पब्लिक डेट का मतलब क्या? जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट की इनकम गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से अगर कम हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक डेट क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब लोगों के पास से पैसा उधार लेना पड़ेगा, सरकार लोगों के पास से पैसा लेगी। द पब्लिक डेट मीन्स द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अंडरलाइन करो ये एमसीक्यू। Public debt arises because the government revenue and public expenditure do not match each other at given point of time. यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों मैच नहीं कर रहा है। समटाइम्स पब्लिक डेट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस सडनली। इसको अंडरलाइन करें। द मॉनेटरी पॉलिसी शुड मैनेज द पब्लिक डेट इफेक्टिवली। दिस कैन बी डन बाय, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि किस तरह से अपने इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसमें अपने गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेंगे, गवर्नमेंट खुद अपने बॉन्ड्स इशू कर दिए, मतलब वो लोगों के पास से लोन लेगी। स्टेबलाइजिंग देयर प्राइसेस, प्राइस को स्टेबलाइज करे यानी स्थिर करे प्राइस को, और पब्लिक डेट की सर्विस यानी मतलब इंटरेस्ट रेट को कम करे। सर्विंग द पब्लिक डेट का मतलब इंटरेस्ट रेट को कम करना। प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, to make proper adjustment between demand and supply, demand for money and supply of money is also another goal of MP यानी monetary policy. If the demand for money exceeds the supply of money, it may create the problem of inflation. ये आएगा। उसके उल्टा बात करें ना तो अगर डिमांड फॉर मनी फॉल शॉर्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, हम ऐसा बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। When economy develops, the demand for money is likely to increase. So, monetary policy should be able to increase the supply of money whenever there is increase in the demand for money. यानी जब डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा ने तब हमेशा याद रखो साथ में सप्लाई भी इंक्रीज होनी चाहिए, यानी मार्केट में पैसा भी इतना आना चाहिए। अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो अपने कैश क्रंच बोलते हो इसको, बराबर, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम इसको बोला जाता है। अब टू कंट्रोल क्रेडिट, अब क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें बैंक रेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं। ना ये जो लिखा है ना टॉपिक 5 सेंट्रल बैंक के फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन 3, ये अपने फर्स्ट यूनिट के टाइम पे करेंगे, डिस्कस करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल। ये तुमने 12th स्टैंडर्ड के अंदर किया था, क्रेडिट कंट्रोल, शार्क सर्जन। Now, fourth question, explain the meaning and scope of monetary policy. स्कोप का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजों को कवर किया जाता है, दैट इज स्कोप।
अब ये वापिस आया, देखो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी। अब सवाल अपने यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी है कौन, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मॉनेटरी अथॉरिटी, हर कंट्री के अंदर उनकी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। और उसमें कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या किया जा रहा है, देखो, इज एसेंशियली अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाय, क्या लिखा है, मॉनेटरी अथॉरिटी, उसमें ब्रैकेट में लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। पहले लिखा है कंट्रोल करना, यानी अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए कंट्रोल करो। और रेगुलेट करना, इसका मतलब कि अगर कभी ऐसा लगता है कि सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो ऐसा नहीं कि मार्केट से पैसा वापस खींचना है, ये पॉसिबल नहीं है। इसको रेगुलेट कैसे करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट से करेंगे अपने। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी एंड द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट टू अचीव डिफरेंट गोल्स। अलग अलग गोल्स को अपने अचीव करना है। एंड इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, बैंक क्रेडिट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये पॉलिसी किसके बारे में, पहली तो मनी सप्लाई के बारे में, दूसरा बैंक क्रेडिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीन चीजें याद रखना है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करेगा, बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बैंक, ये अंडरलाइन करो। फॉर्मुलेट करेगी गवर्नमेंट, यानी उसको मंजूर करेगी गवर्नमेंट, लेकिन कंसल्टेशन यानी उसके लिए एडवाइस लेनी पड़ती है किससे, सेंट्रल बैंक से। और इंप्लीमेंट भी कौन करेगा इसको, सेंट्रल बैंक। नाउ स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। The scope of monetary policy covers all the economic transactions within the economy which can be influenced by the monetary authority with the help of instruments of monetary policy. The scope of monetary policy depends upon following two factors, दो अलग अलग फैक्टर। एक तो देखो लेवल ऑफ मॉनेटरी मनी इकोनॉमी, आपके पास मोनेटाइज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। इसका मतलब बार्टर सिस्टम नहीं, लेन देन करो ना तो सब पैसे से होना चाहिए, इसमें बार्टर सिस्टम नहीं, यानी एक चीज दी उसके सामने दूसरी चीज ले ली। तो देखो यहाँ पे देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, अंडरलाइन करो, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। व्हेन एन इकोनॉमी इज फुल्ली मॉनेटरी, तो सारे ट्रांजेक्शन मनी से होता है, यानी इसका मतलब मनी को हम कौन सा मानेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानेंगे, अंडरलाइन करो इसको। इन सच केसेस the monetary policy will be fully effective in influencing all the macroeconomic variable। सवाल, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यानी अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, लोगों के अकाउंट में पैसे डालने हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी हो पाएगा, राइट। कंट्रोल करना है पैसे को, तो लोन को जाते हुए रोकने के लिए ये काम किया जा सकता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी विल सक्सीड इन अचीविंग द गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। A financial market consists of commercial banks, capital market, and money market. If financial markets are not fully developed, then the scope of monetary policy will be limited। Underline करो, फाइनेंशियल मार्केट का डेवलप होना, इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम बराबर होनी चाहिए। और इसमें तीन चीजें आती है, कमर्शियल बैंक, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, मनी मार्केट का मतलब क्या, जो बैंक अंदर अंदर जो डेवलपमेंट करती है ना मार्केट का, उसको मनी मार्केट बोला जाता है। बड़ी इंस्टीट्यूशन इसके साथ में कनेक्टेड, अपने तो वहां पहुंच भी नहीं सकते। दिस इज बिकॉज सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी लाइक बैंक रेट पॉलिसी, कैश रिजर्वेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको अपने OMO बोलते हैं, विल वर्क प्रॉपरली ओनली व्हेन द फाइनेंशियल मार्केट इज वेल डेवलप। जब तक फाइनेंशियल मार्केट डेवलप नहीं होगा ने, तब तक ये सारी चीजें नहीं बराबर से काम कर पाएगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, question number 5, write a short note on limitations of monetary policy. The experience of underdeveloped countries explains that monetary policy plays a limited role in such countries। अब इसके पीछे के कारण क्या है, हम मानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को सारे रोल्स प्ले करने चाहिए, पर वो डेवलप कंट्री में करती है, अंडर डेवलप कंट्री में नहीं करती। उसके पीछे के कारण, तो सबसे पहली बात, जो ऊपर तुमने देखा ना कंडीशन स्कोप, उसी के अंदर से ये तुमको लिमिटेशंस ढूंढने। Large number of monetized sector, it restricts the success of monetary policy. Large number of people are living in the rural areas and they have barter system. As a result, monetary policy fails to influence this large number of the people। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब रोकना, किसको, मॉनेटरी पॉलिसी के सक्सेस को। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं देखो, कि जो रूरल एरियाज में रहते हैं और वो कौन सी सिस्टम को फॉलो करते हैं,
बार्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं। जहां बार्टर सिस्टम है ना, वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाएगी। नाउ एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, नीचे लिखा हुआ है। तो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज वो ऐसी कंट्रीज में लार्ज स्केल के ऊपर होती है। अब सवाल कौन, ये कौन लोग, तो श्रॉफ, मनी लेंडर्स और जमींदार, जिनके पास से गिरवी रख के पैसा लिया जाता है, और ये मॉनेटरी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होते। अंडरलाइन करो इसको, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी। ये प्राइवेट मनी लेंडर्स है। ये ऐसे लोग हैं ना कि जो चीजों को गिरवी रख के पैसा देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल कोई नहीं है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हो। इससे मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इसके इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर हाई लिक्विडिटी, अगर कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मतलब कैश ज्यादा है, तो अगर तुम कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओ, इनके पास कैश पड़ी है, तो वो लोन देना चालू रखेगी। तो इससे क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आती। नाउ फॉरेन बैंक्स इन मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री, दे देर आर फॉरेन ओन कमर्शियल बैंक्स। फॉरेन ओन कमर्शियल बैंक यानी ऐसी बैंक ने जो फॉरेन कंट्री के अंदर है, उनका मेन ब्रांच, राइट, मेन हेड ऑफिस यानी। व्हेन सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स टाइट मनी पॉलिसी, यानी वो अगर समझो कि बहुत ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी, तो दे ब्रिंग द मनी फ्रॉम देयर हेड ऑफिस। वो पैसा कहाँ से लाते हैं, अपने कंट्री में से लाते हैं। तो इससे मॉनेटरी पॉलिसी इन इफेक्टिव हो जाती है। फिर मनी नॉट डिपॉजिटेड विद बैंक, कई सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो पैसा ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ये मॉनेटरी कंट्रोल में नहीं आते हैं, इसलिए इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं बच पाता है। कल आगे का कंटिन्यू करेंगे। फिर कौन कहा घुमा रहा है? हाँ, खबर नहीं। एक्सप्लेन वेरियस टर्म्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स के बारे में पूछा गया। इसमें देखो पहले लिखा गया है रीपर्चेज एग्रीमेंट्स। विद रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसको अपने रेपो रेट बोलते हैं, रेपो बोलते हैं खाली, वन पार्टी सेल्स, अंडरलाइन करो, इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेल करेगी सिक्योरिटीज एट एन एग्रीड प्राइस, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इसको सेल किया जाएगा। रेपो ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट्स ए लोन बैक्ड बाय सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। इफ द बोरो, ये एमसीक्यू के लिए जरूरी, इफ द बोरोअर डिफॉल्ट्स ऑन द लोन, यानी अगर बोरोवर को लगता है कि वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, तो लेंडर हैज क्लेम टू द सिक्योरिटीज, मतलब वो सिक्योरिटीज को क्लेम करेंगे, मतलब सिक्योरिटीज के ऊपर अपना हक जमा लेंगे ऐसा। यानी अगर तुमने कोई चीज गिरवी रखी हो, अगर तुमने कोई चीज गिरवी रखी हो और वो चीज गिरवी रख के तुमने लोन लियो, लोन भरपाई नहीं करोगे, सिक्योरिटीज चली जाएगी, सिंपल। मोस्ट रेपो ट्रांजेक्शन यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें ज्यादातर यूज की जाती है। एंड रिवर्स रेपो रेट रिफर्स टू द परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ये भी आपको एमसीक्यू के अंदर आएगा, देखो। रिवर्स रेपो रेट रिफर्स टू द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय वन पार्टी फ्रॉम अदर विद एन एग्रीमेंट टू सेल देम। यहाँ पे रिवर्स का मतलब क्या, एक पार्टी दूसरी पार्टी से वही सिक्योरिटी को परचेज करे हुआ। अब देखो रेपो रेट की और रिवर्स रेपो रेट की दोनों की डेफिनेशन अलग तरीके से दी गई है इसके अंदर, ध्यान दे। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, खास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, lends money to commercial bank
इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स, ये अंडरलाइन करो, इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स, यानी पैसा ना मिलने पर, उनके पास पैसा अगर कम पड़े ना, तो रेपो रेट इज यूज बाय मॉनेटरी ऑथोरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये याद रखना। क्या यूज किया जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? तो रेपो रेट। डिस्क्रिप्शन, जब इन्फ्लेशन आता है तो रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, और ये बैंक के लिए डिस इंसेंटिव बन जाता है। डिस इंसेंटिव यानी मतलब, अब बैंक है ना ज्यादा लोगों को लोन देने के लिए सोचेगी, कारण क्या, उसके पास इतने पैसे बचेंगे नहीं, या तो अगर वो पैसे रिजर्व बैंक के पास से उधार लेती है ना, तो उसको ज्यादा रेपो रेट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो अपनी प्रॉफिट को सरभर करने के लिए अपनी लोन के ऊपर का इंटरेस्ट बढ़ा देगी, राइट। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाता है, रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, तो इसको अंडरलाइन करें, अल्टीमेटली रिड्यूसेस मनी सप्लाई। नाउ रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, वो बोरो करती है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये तो अपने 12th में देखा था सेम, राइट। हम अगर ये देखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान देना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर पैसा बोरो करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा बोरो करती है कमर्शियल बैंक के पास है, तो वो रिवर्स रेपो रेट। लेकिन कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास से पैसा बोरो करती है, तो वो रेपो रेट सिंपल बोला जाएगा। इट इज a monetary policy instrument which can be used to control the money supply in the country। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक बोरो करेगी। अब देखो, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है ना, तो इससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई, एंड वाइस वर्सा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एंड इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मींस दैट कमर्शियल बैंक विल गेट मोर इंसेंटिव टू पार्क देयर फंड्स विद द आरबीआई, यानी आरबीआई के पास पैसा जमा करवाने से तुमको ज्यादा फायदा मिलता है। अब अगर ज्यादा फायदा आरबीआई के पास पैसा जमा करवाने से मिलता है, तो लोन में अपने रिस्क क्यों ले, सीधा पैसा आरबीआई को ना दे दे, तो मार्केट से जो ज्यादा एक्सेस मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा। द सेंट्रल बैंक, द सेंट्रल बैंक टेक्स द कॉन्ट्ररी पोजिशन इन द इवेंट ऑफ फॉल इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाएगा, तो सेंट्रल बैंक इससे उल्टा डिसीजन ले सकती है। नाउ एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो, इसको अपने ने स्टेचुटरी रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। एलआरआर लीगल यानी मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, अंडरलाइन करो, लीगल मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट which can be which the banks with the banks are mandate to keep as mandate यानी कंपलसरी, mandate का मतलब होता है कंपलसरी। इसमें आप ऑर्डर भी लिख सकते हो, यानी उनको है ना ऑर्डर दिया गया है कि आपको इतना पैसा रखना ही पड़ेगा। किसके पास रखना पड़ता है ये जो भी अपने रिजर्व बैंक है ना, उसके पास ये पैसा डिपॉजिट रखना पड़ता है। पर इसके लिए पहले ना वो अपने पास खुद के पास ये पैसा जमा करवाएंगे, एंड देन आफ्टर द एलआरआर इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इट हैज टू कंपोनेंट्स, एक कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा है स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन, कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। अ फॉल इन सीआरआर विल लीड टू एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड वाइस वर्सा, यानी जब भी सीआरआर कम होता है ना, तो मनी सप्लाई रिड्यूस होगा। देन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो देखो, इट इज कंसर्न विद मेंटेनिंग द मिनिमम रिजर्व ऑफ असेट्स विद कमर्शियल बैंक, ये असेट रखनी है, कैश नहीं रखना है, दोनों में फर्क समझो, दोनों में फर्क समझो, एक में कैश रखना है। जब अगर आप कैश रिजर्व रेशियो की बात करो, इसमें कैश साइड पे रखना है, इसमें गोल्ड, बॉन्ड,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश सब आ गया. It is minimum percentage of assets to be maintained in the form of fixed or liquid asset like cash and gold with the commercial bank. अब ये तुम्हारी कौन सी पॉलिसी हो गई? मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट. अब फिस्कल पॉलिसी समझना है. देखिए, एक्सप्लेन फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. Fiscal policy means use of taxation, borrowing and public expenditure by government to achieve the macroeconomic goals of economic development and stabilization. दो गोल्स होते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट होना चाहिए और साथ में इकोनॉमी स्टेबलाइज होनी चाहिए. स्टेबलाइज मतलब उसके अंदर प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं आना चाहिए, उसको स्टेबलाइजेशन बोला जाता है. किधर है, किधर आ जाओ, तीन आए पीछे जा रहा है आज में क्लास. चलो आगे. डेफिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी मींस यूज ऑफ टैक्सेशन, बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट. जो मैंने अभी तुमको डेफिनेशन बताई वो. अब याद रखो, स्टेबलाइजेशन यानी क्या? प्राइस स्टेबिलिटी आनी चाहिए. फिर ऑब्जेक्टिव में पहले लिखा है टू रेज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. फिस्कल पॉलिसी का पहला टारगेट ये कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर बढ़ना चाहिए, दोनों सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी. बराबर. और इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट सेविंग रेशियो बढ़ाएगी और कंट्रोल करेगी कंजम्पशन. क्या किया जाएगा? सेविंग रेशियो को इंक्रीज किया जाएगा और कंजम्पशन को कंट्रोल किया जाएगा. ऐसा. अब डीएन त्रिपाठी, डॉक्टर डीएन त्रिपाठी, इसने सजेस्ट किया 6 अलग अलग मेथड्स को. पहले तो डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल, सेविंग को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल, इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट. टैक्स रेट बढ़ा दो तो अपने आप लोग क्या खर्चा कम कर देंगे. फिर इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बनाओ, जो इसमें से प्रॉफिट यानी सरप्लस निकलेगा वो अपना फायदा. फिर लिखा है पब्लिक बोरोइंग, लोगों से पैसा उधार लिया जाए. और लास्ट में लिखा गया है डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या? अपने ने अपनी करेंसी नोट को अपनी बैंक के पास से प्रिंट करवाएंगे, रिजर्व बैंक के पास से, कोई भी सिक्योरिटी रखे बिना. और जो भी पैसा वहां से आएगा ना उसको खर्चे में यूज करना स्टार्ट कर देंगे. Among these methods, the taxation is the most effective instrument for the forced saving. तो याद रखो, इसको अंडरलाइन करो. टैक्सेशन मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट में आता है टू एनकरेज सोशली ऑप्टिमल investment and promote employment. Fiscal policy should encourage the flow of investment into socially desirable channel, यानी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए. इससे ऑप्टिमम पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. स्टेट यानी सरकार की जवाबदारी बनती है वैसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जो सोशली डिजायरेबल है. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज आर द इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड्स. ये सोशली डिजायरेबल है. याद रखो, ये एमसीक्यू में आ सकता है. कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट सोशली डिजायरेबल है वो. सच इन्वेस्टमेंट रेजेस द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इससे प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है. ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन होगी. थ्रू सच इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड विच हेल्प टू रिड्यूस द पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा. काउंटर एक्ट इन्फ्लेशन, काउंटर एक्ट यानी लड़ना, टू फाइट इन्फ्लेशन. डेवलपिंग कंट्री के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन क्यों आता है? इम्बैलेंस होता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कारण. अब जब परचेसिंग पावर लोगों का बढ़ता है ना तो लोग डिमांड बढ़ाते गुड्स एंड सर्विसेज की, बट सप्लाई उसी वक्त इंक्रीज नहीं हो पाती, इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है. फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी
और उसको रिड्यूस करने की बात करेगी। किस तरह से? बाय द वे ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑन प्रोग्रेसिव स्केल एज वेल एज बाय कॉमोडिटी टैक्सेस। दो तरह से टैक्स लगते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स जो पिछले सेमेस्टर में तुमने सीखा, और इनडायरेक्ट टैक्स जो अभी सीख रहे हो। तो ये दोनों तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू का जरिया है, वहां से पैसे आते हैं। तो जब ऐसे टैक्स इम्पोज किए जाते हैं ना, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, यानी लोगों के पास इतनी इनकम बचती नहीं है कि जितनी पहले बचती थी खर्च करने के लिए। अब अगर वो पैसे ही नहीं बचेंगे तो डिमांड तुम्हारी कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन धीमे धीमे डाउन हो जाएगा। फिर आता है इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एम टू अचीव एंड मेंटेन द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। एक तो द लेवल ऑफ ग्रोथ डिटरमाइंस द लेवल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ऑफ द पीपल। यानी लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, ये पता चलता है। इट डिटरमाइंस द स्टेटस ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री का दुनिया में क्या स्टेटस है। अगर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है ना, तो कंट्री का स्टेटस अच्छा होगा। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी। लोगों के अंदर शांति, शांति और हार्मनी, ये दोनों क्यों? क्योंकि अगर सबके पास काम होगा ना, तो ये फालतूगिरी का टाइम नहीं होगा पत्थर मारने का। समझे ना? इट डिटरमाइन, उनको पता है कि अगर 4 दिन काम पे नहीं जाऊंगा तो पगार कटेगा, बराबर नहीं। पर अगर बेरोजगार है जे, तो ये सबके पास यही तो काम होते हैं। इट डिटरमाइंस द कैपेबिलिटीज ऑफ अ नेशन टू डिफेंड इटसेल्फ। डिफेंड करना मतलब अपने बलबूते के ऊपर ऐसी डिफेंस एक्टिविटीज कर सकते हैं, और अपने बलबूते के ऊपर नए नए हथियार बना सकते हैं इंडिया के अंदर, बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। फिर उसके बाद में आता है इकोनॉमिक इक्विटी। इक्विटी यानी समानता। The experience of the many countries have shown that the economic growth has increased the economic inequality. अब इकोनॉमिक ग्रोथ से इनइक्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि पैसे वाले के पास पैसे बढ़ते हैं और गरीब होता जाता है। लेकिन ये ना हो, इसलिए हम कौन सी है फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, रिच के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाते हैं और वो गरीबों के ऊपर कम टैक्स लगाते हैं। इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बोला जाता है, टू रीडिस्ट्रीब्यूट द नेशनल इनकम। नाउ उसके बाद में आता है पब्लिक फाइनेंस। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट, एक पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एक्सपेंडिचर हो इसमें। पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंस इज ऑफ द गवर्नमेंट। अब सवाल ये है, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि हाउ द गवर्नमेंट रेजेस इट्स रिसोर्सेज टू मीट इट्स एवर राइजिंग एक्सपेंडिचर। सरकार का खर्चा बढ़ता जाता है हर साल, तो ये बढ़ते हुए खर्चे के सामने इनकम कहाँ से आएगी, ये सवाल इंपॉर्टेंट। अब डाल्टन ने बताया कि पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज यानी गवर्नमेंट। अब पब्लिक अथॉरिटीज में गवर्नमेंट 3 तरह से होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट, राइट। जिसको अपने यहाँ पे बोलेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन गांव के अंदर बोलेंगे ग्राम पंचायत। एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू द अदर, एक इनकम और एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट कैसे लाना है। फिर एक्सटेंड पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ बजट ऑन द इकोनॉमी। बजट अपने बनाते हैं, उसकी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होती है, पर्टिकुलरली किस में। तो पहले तो ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगी, स्टेबिलिटी यानी प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगी, इक्विटी यानी समानता लोगों के बीच में बढ़ेगी कि नहीं, और एफिशिएंसी लोगों की काम करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू आर टू ब्रांचेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसमें पहले देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिड नॉट एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेप्थ। यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उन्होंने इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं किया था। They said that the role of government in the laissez-faire economy was just to protect the country from outsiders and maintenance of law and order. यानी सरकार का काम खाली क्या है, लेजर्स फेयर में याद रखो, लेजर्स फेयर यानी गवर्नमेंट रोल इज जीरो। गवर्नमेंट खाली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। यानी अगर जिस जगह पे तुम काम करते हो वहां पे सुकून से काम कर सको ने, वो फैसिलिटीज आपके लिए खाली क्रिएट करके देगी गवर्नमेंट, उसके ज्यादा गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता है। बट ये कर ले
हाँ, मैं बताऊँ। ये क्वाइट नैरो व्यू है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, राइट। नैरो व्यू यानी इसका मतलब अपने ऐसा मानते हैं कि ये गलत ही है। इन द मॉडर्न इकोनॉमी द रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज मच। द मॉडर्न इकोनॉमीज हैव एनालाइज्ड द इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवल ऑफ इनकम। प्रोडक्शन के ऊपर अगर सरकार खर्चा करेगी, जैसे जब यूएस में भी डिप्रेशन आया था, तो यूएस को तो अपने क्या मानते हैं, कैपिटलिज्म का सबसे गढ़ मानते हैं, उसको मक्का ऑफ कैपिटलिज्म बोला जाता है। यानी जब भी अपने बात करें ना, तो उस इकोनॉमी को अपने सेंटर में रख के समझते हैं। बट ये जो इकोनॉमी है ना, वो इकोनॉमी ने भी गवर्नमेंट का रोल समझा था उस टाइम पे, यानी 2008 में जब डिप्रेशन आया था तब की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से लेके हर चीज के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो क्या, कि अपने यहाँ पे शेल्टर है, ये गरीबों के लिए ऐसे है ना, शेल्टर्स रखे जाते हैं, जैसे यूएस में भी है। जिसके पास छत ना हो ना, उसको घर दिया जाता है, लेकिन है ना आउटस्कर्ट ऑफ एरियाज के अंदर, यानी सिटी के बाहर के एरिया तक आपको पहुंचना पड़े, और वहां तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे जो अपने यहाँ पे जो कुछ एरियाज है, जो अपने ऐसा मानते हैं कि जहाँ पे गुंडे मवाली रहते हैं, ऐसे एरिया सिर्फ इंडिया में जो, हर कंट्री में है। मिनेसोटा के आउटस्कर्ट के अंदर ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे ने लोग जाने से डरते हैं अंधेरा होने के बाद, यानी वहां पे उनको लॉ एंड ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। तो ऐसी कंट्री एक इंडिया नहीं, ऐसा मत मान के चलना, दुनिया भर में ये सब चीजें होती है। पर क्या वहां पे तुरंत एक्शन लिए जाते हैं, यहाँ टाइम लगता है। फर्क ये टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो खर्चा किया जाता है ना, उसको अपने बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रोज का खर्चा, जैसे पुलिस, जेल एंड जुडिशियरी, डिफेंस फोर्सेस, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सब रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है। अंडरलाइन करो रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को, ये ईयर आफ्टर ईयर करना पड़ता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे रिवर प्रोजेक्ट, एक डैम बनाया, स्टील प्लांट बनाए, मशीनरी इक्विपमेंट को खरीदने का काम किया, ये सब इसमें आता है। और ये एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग टाइप का होता है। अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच प्रमोट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें कहाँ पे आता है, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट से उसके आजू बाजू वाले जितने भी गांव है, जितने भी एरियाज है, सबको फायदा होता है। तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना, फ्लड कंट्रोल मेजर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या, कैपिटल फॉर्मेशन यानी हमें ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कराएंगे, लोगों की बचत को वहां पे डाइवर्ट करेंगे, ये कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। नाउ नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यानी इसका ये खर्चा है ना, डेवलपमेंट में काम नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये करना पड़ता है। जैसे डिफेंस के ऊपर का खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जेल और जुडिशियरी। सरकार कोर्ट रखती है, कोर्ट से क्या डेवलपमेंट है, कुछ नहीं। पर कोर्ट अगर ना होने तो डेवलपमेंट भी रुक जाए, डेवलपमेंट होता भले ना हो, लेकिन रुक जाता है अगर ना हो तो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाए ना। Really speaking, this expenditure is not purely non-development expenditure because मैंने आगे भी बोला कि इससे मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन होता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का इकोनॉमी के अंदर। सो इनडायरेक्ट इफेक्ट है उसकी। अब ट्रांसफर पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रांसफर पेमेंट यानी एक एक्सपेंडिचर है जिसमें कोई गुड्स या तो सर्विस ट्रांसफर नहीं होती, खाली पेमेंट जाता है। इसमें क्या क्या आता है, ओल्ड एज पेंशन, जो लास्ट टाइम अपने देखा था उस सम्स के अंदर, तो पूछे नहीं गए थे। सिकनेस बेनिफिट और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट इसमें आता है। और जो नॉन ट्रांसफर पेमेंट है ना, वो नॉन ट्रांसफर पेमेंट रियल, यानी गुड्स एंड सर्विस सरकार खरीदती है या तो बेचती है, राइट। और इसमें एक्सपेंडिचर डिफेंस पे आता है, वो भी वैसा ही है, समझ लो। अपने लगता है कि डिफेंस में कहाँ सर्विस मिलती है, पर मिलती है, क्योंकि वहां पे वो लोग है ना, इसलिए यहाँ लोग बोलते हैं ना अपने चैन से सोते हैं।
डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ये खर्चा किया जाता है। फिर पब्लिक रेवेन्यू शॉर्ट नोट है ये देखो, लाइक अदर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स द फंड्स टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज। अब पैसा कहाँ से आएगा, तो फंड रेज करना। तो इसमें गवर्नमेंट की इनकम का बहुत अलग अलग जरिए होते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट टैक्सेस से पैसा लाएगी, करेंसी से पैसा आएगा, करेंसी बेच के, मार्केट बोरोइंग उधार लेके, सेल ऑफ पब्लिक एसेट जैसे एयर इंडिया को बेचा पैसे आए। फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये लोग जो पैसा रेलवे पैसा कमाती है वो सरकार के खजाने में जाता है। फीस, गवर्नमेंट जो तुम्हारे दस्तावेज वगैरह की फीस चार्ज करती है वो उनके पास इनकम है। फाइन्स, ये दंड अपने भरते हैं, कोर्ट के अंदर दंड भरे जाते हैं, रास्ते के ऊपर ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ने पे दंड भरे जाते हैं। फिर गिफ्ट और डोनेशन जो मिलते हैं गवर्नमेंट को। प्रोफेसर डाल्टन के हिसाब से पब्लिक रिसीट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, रिसीट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज वेर एज द पब्लिक रेवेन्यू, ये नैरो कंसेप्ट है। पब्लिक रिसीट, पब्लिक रिसीट का मतलब हर तरह की रिसीट, पैसे आने चाहिए, जबकि रेवेन्यू का मतलब कमाने चाहिए। एक जगह पे क्या लिखा है, रेवेन्यू यानी कमाने चाहिए पैसे, जबकि रिसीट का मतलब कमाना नहीं है, पैसे आने चाहिए बस। अब रेवेन्यू रिसीट में सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू लिखा है, इसको 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो टैक्सेस ऑफ ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो टोटल टैक्सेस आ गए इसमें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जो टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेशन का टैक्स है, इनकम टैक्स है। फिर उसके बाद में एक्सपेंडिचर टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, एंड अदर टैक्सेस सिमिलर टू दैट। कुछ टैक्स इंडिया में है भी नहीं। फिर टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, जैसे फैट टैक्स, ये पिज्जा खाते हो ना उसके ऊपर 5% फैट टैक्स केरला में है। बर्गर पिज्जा पे 5% एक्स्ट्रा फैट टैक्स लिखते हैं, नहीं खाना चाहिए फिर भी खाते हैं तो फैट टैक्स लगता है, क्योंकि ये जरूरी चीज नहीं है। इसलिए इसके ऊपर जो बड़े लोग हैं ना वही ये सब खाने पीने के लिए जाते हैं, यानी बड़े लोग यानी इन द सेंस जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वही लोग खाली ये सब चीजें खाने के लिए जाते हैं, सामान के ऊपर अननेसेसरी खर्चा है इसके ऊपर। टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन, अब सरकार है ना एस्टेट ड्यूटी लगाती है, प्रॉपर्टी के ऊपर ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स, लैंड रेवेन्यू एंड स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस। मकान को खरीदने के टाइम पे जो फीस देते हैं ना अपने, उसको स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं। ये सब सरकार की इनकम है। एंड टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, दे कवर ऑल द टैक्सेस विच आर लेविड ऑन प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कमोडिटी के ऊपर जो टैक्स लगता है, सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सब आ गया। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसमें करेंसी को छापना, पता है करेंसी नोट कहाँ पे, नासिक में छापी जाती है। करेंसी सिक्योरिटी पेपर की मिल होशंगाबाद में, और बैंक नोट है ने उसका देवास के अंदर प्रिंटिंग प्रेस है। इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड और प्रॉफिट, ये गवर्नमेंट भी पैसा कमाती है। गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे इन्वेस्ट किया हो, वहां से इंटरेस्ट मिलता है उनको, या डिविडेंड मिलता है या प्रॉफिट मिलता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम railways, post, telecommunication, and surplus profit of RBI which are transferred to the government. Of other non-tax revenues, they include the revenue from various government activities such as administrative services, public service commission, police, jail, development service, transport and communication, supplies and disposal, public works, education, housing, information and publicity, etc. यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से लेके हर चीज में जो भी पैसा आता है सरकार को, जो भी पैसा मिलता है, तो सारा लाइसेंस की फीस वगैरह जो पैसा मिलता है वो भी इसके अंदर आ गया। अब लास्ट से देखो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ देयर ओरिजिन एंड मैच्योरिटी, अंडरलाइन करो। ओरिजिन मतलब पैसा कहाँ से आता है, और मैच्योरिटी यानी कब पैसा मिलता है। इट कैन बी इंटरनल, यानी कंट्री के अंदर से पैसा आ सकता है, या एक्सटर्नल फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी इट कैन बी नॉन टर्मिनेबल, नॉन टर्मिनेबल यानी मतलब इसको खत्म नहीं किया, कंटिन्यूअसली चलता रहे ना उसको नॉन टर्मिनेबल बोलते हैं। कंटिन्यूअसली जो चलता रहे उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेबल। और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म लोन हैविंग स्पेसिफिक लिमिट्स ऑन ईच लोन्स,
सच लोन्स आर मार्केटेबल, मार्केटेबल यानी बेची जा सकती है, या तो नॉन मार्केटेबल जिसको बेचा नहीं जा सके। दे में भी इंटरेस्ट फ्री यानी इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, या तो इंटरेस्ट बेरिंग जिसमें इंटरेस्ट होता है वो लोन। यहाँ तक अब टैक्सेशन अपने बाकी रखते हैं इसमें। इसमें व्हाट डू यू मीन बाय, देखो ये अपने जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड यूनिट का डेफिनेशन देखो, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट यानी क्या, ये एमसीक्यू में आएगा। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू याद रखो, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, उसको अपने फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। लेकिन याद रखो, अगर रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो डेफिसिट, लेकिन रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो सरप्लस। अच्छा, एक टैक्सेशन वाला टॉपिक बाकी है, मैं पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ, अभी स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद में टैक्सेशन चालू कर। It is an indication that total borrowings needed by the government, इससे ये पता चलता है कि सरकार को कितने पैसे लोगों के पास से बोरो करने पड़ेंगे यानी उधार लेने पड़ेंगे। While calculating the total revenue, borrowings are not included. रेवेन्यू के टाइम पे अपने बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर डेफिनेशन, द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज एन एक्सेस ऑफ, एक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इंक्लूडिंग लोन्स, नेट रिकवरी ओवर रेवेन्यू रिसीट, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब क्या, जिसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर बोरोइंग को इंक्लूड ना किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन डेट कैपिटल रिसीट बोलेंगे। बाकी सारी रिसीट इंक्लूड करेंगे और बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें। अब the net fiscal is the gross fiscal deficit less net lending of the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेट फिस्कल का मतलब क्या हुआ, ध्यान दे, इसमें लिखा है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, जो ऊपर आंसर आया ना वो, उसमें से गवर्नमेंट ने जो लेंडिंग यानी किसी को उधार दिया है वो माइनस कर दिया जाएगा। जनरली फिस्कल डेफिसिट टेक्स प्लेस आइदर ड्यू टू रेवेन्यू डेफिसिट और अ मेजर हाइक इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे सरकार बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करती है, एयरपोर्ट्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब के लिए जो ज्यादा खर्चे करती है ना, उसमें गवर्नमेंट को ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, उसके सामने रेवेन्यू है नहीं, तो तब हमको फिस्कल डेफिसिट फेस करनी पड़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू क्रिएट लॉन्ग टर्म असेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे बताया मैंने कि यहाँ पे बिल्डिंग, फैक्ट्रीज या तो अदर डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाता है। अब ये जो अलग अलग तरह की डेफिसिट है ना, उसके बारे में लिखा है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, बजट डेफिसिट या तो बजटरी डेफिसिट, उसमें टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट, खाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू इनकम माइनस करेंगे। फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट, लेकिन बोरोइंग इसमें नहीं गिनेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस किया जाएगा। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। हम कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए जो भी ग्रांट हमको मिलती है ना, वो सब इसमें से माइनस की जाएगी। एंड मोनेटाइज फिस्कल डेफिसिट यानी दैट पार्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट कवर्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। हम आरबीआई से पैसा उधार लेके कवर कर लेते हैं, ये पैसा जो भी हमारे पास डेफिसिट का है वो तो खाली वही हिस्सा, उसको अपने मोनेटाइज बोलेंगे। अब टैक्सेशन वाला ऊपर पॉइंट बाकी है, देखे, डेफिनेशन ऑफ टैक्स। Definition of tax, tax is a compulsory levy payable by an economic unit to the government। इकोनॉमिक यूनिट यानी जो पैसा कमाता है वो पैसा भरेगा इसमें, तो टैक्स
पेज नंबर 33 पे आपके पैम्फलेट में ये। और याद रखो इसको है ना अपने क्विड प्रो को फ्रॉम द गवर्नमेंट एग्जैक्टली अभी आया समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट इसको बोला जाता है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट लेविड ऑन द पर्सन्स और कंपनीज टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कन्फरिंग कॉमन बेनिफिट्स अपॉन द पीपल ऑफ अ कंट्री। यानी अपने जब भी कोई भी टैक्स पे करते हैं तो हमको पता है कि ये टैक्स का पैसा डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हम तक वापस आएगा क्योंकि सरकार बेनिफिट देने के लिए जो पैसा खर्च करती है यानी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए करती है। ये डेफिनेशन में दो अलग अलग चीज है। पहली बात टैक्स है ने कंपलसरी पेमेंट है, कोई इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, राइट। और दूसरी बात प्रोसीड फ्रॉम टैक्सेस उसको कहाँ यूज किया जाता है, कॉमन बेनिफिट के लिए या तो जनरल पर्पस के लिए। अब क्लासिफिकेशन एक आता है डायरेक्ट टैक्स, द डिस्ट्रैक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डिस्ट्रैक्शन की जगह डिस्टिंक्शन लिखो। डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंस, ये इंसिडेंस ऑन द बर्डन ऑफ टैक्स पे होता है। यानी अगर टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर नहीं शिफ्ट कर सकते तो डायरेक्ट टैक्स। दूसरी तरह से अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो मेरा टैक्स अगर मुझे ही भरना पड़े तो वो डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन मेरा टैक्स मैं किसी को दे रहा हूँ वो फिर गवर्नमेंट को भरेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। बराबर। फिर डायरेक्ट टैक्स में देखें इन वही इंसिडेंस फॉल्स अपॉन अ पर्सन, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यानी जो इंसिडेंस यानी जो चार्जेबिलिटी है ना उसको अपने किसी दूसरे की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जिसके ऊपर लायबिलिटी होती है उसी को ये पे करना पड़ता है। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से, तो इनकम टैक्स, एनुअल वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन, ये सब तुम्हारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो इनडायरेक्ट टैक्स व्हेन द बर्डन और इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल अपॉन द पर्सन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। यानी हम अपना जितना भी बर्डन है ना वो किसी दूसरे को शिफ्ट कर सकते। मतलब पेमेंट तुम करते हो लेकिन वसूल किसी दूसरे के पास से करो। जैसे कि सेलर पेमेंट करेगा, जीएसटी अपने समझ रहे हैं अभी, सेलर पेमेंट करेगा लेकिन वो वसूल किसके पास से करेगा, बिल के अंदर कस्टमर के पास से। In such case, those who pay the taxes may not bear the entire burden of the tax. For example, excise duty शुगर के ऊपर होती है ना, वो शुगर खरीदने वाला पहले एक्साइज ड्यूटी भरेगा शुगर की प्राइस के साथ में, और सेलर उसी को फिर गवर्नमेंट को पे करेगा ऐसा। अदर एग्जांपल्स सेल्स टैक्स है, कॉमोडिटी टैक्स है, और अपने इसके अंदर सबसे पहले लिख देंगे एक एक्स्ट्रा जीएसटी लिख दो। फिर स्पेसिफिक टैक्स और एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम यानी वैट जिसको बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, उसको एड वैलोरम यहाँ पे लिखा गया है। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब प्राइस के ऊपर डायरेक्ट चार्ज कर दिया जाता है, उसमें आगे की क्रेडिट आपको नहीं मिलती। जो वैल्यू एड होती है ना उसके ऊपर नहीं चार्ज किया जाता। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, 500 रुपए की चीज उसके ऊपर 10% टैक्स भरना है, तो मैंने 50 रुपीज टैक्स भर दिया मैंने। उसके बाद में आगे वाले को वो बेचा कितने में, 700 रुपए में। तो वो 700 रुपए में बेचा तो उसके पास से मैं 70 कलेक्ट करूंगा और 70 भरूंगा, तो टोटल सरकार के पास ज्यादा कितना है, 70 प्लस 50 120। लेकिन जो वैल्यू एडेड टैक्स है उसमें क्या होता है कि 500 के ऊपर तुम टैक्स भर चुके हो ऑलरेडी। अब वैल्यू एड कितनी हुई, खाली 200। 700 में जब बेचा तो वैल्यू एड कितनी हुई, खाली 200। तो ये 200 के ऊपर 10% यानी 20 रुपया सरकार को जाए, यानी टोटल सरकार को 70 रुपीज मिले जो फाइनल टैक्स पेमेंट है ना भाई। तो इसको वैल्यू एडेड यानी जितनी वैल्यू एड होती है ना उसी के ऊपर खाली टैक्स अपने भरेंगे। बराबर। इंडिया में सेल्स टैक्स ऐसा है, जीएसटी भी वैसा ही है। अब प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स, ये वैल्यू बेसिस को एड वैलोरम बोला जाता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है।
और पर यूनिट ऑफ कमोडिटी पे इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस वो स्पेसिफिक टैक्स होता है। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ना वैसे वैसे टैक्स के स्लैब भी बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अगर आप 2 से 5 लाख की इनकम कमाते थे एक जमाने में तो 10% टैक्स भरना पड़ता। 5 लाख से 10 लाख के ऊपर आपको 10% 20% टैक्स भरना पड़ता। और 10 लाख से ऊपर इनकम हो जाए तो 30% टैक्स भरना पड़ता। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पैसे जितने ज्यादा कमाओगे उतना टैक्स का बर्डन भी तुम पे ज्यादा बढ़ता जाएगा। वो तुम्हारे लिए प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ। अब प्रपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या? इफ इन प्रोग्रेसिव टैक्स टैक्स रेट रिमेन्स सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेस ऑफ टैक्स, यानी इनकम बढ़े या तो कम हो तुम्हारा टैक्स सेम ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द टैक्स रेट इज 10 between the incomes of 2 lakhs and 5 lakhs, it shows that the proportional to such level of income, यानी ये proportional टैक्स में क्या होता है कि वो इतना ही उतने ही प्रपोर्शन के ऊपर आपको पे करना है, ज्यादा उसके अंदर आपको पे नहीं करना है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ ना सिंपल टैक्स, तो सिंपल टैक्स कैसा होता है, तुम 4 रुपए कमाओ या 4 लाख कमाओ या 40 लाख कमाओ सबको 10% टैक्स, सबके लिए 10%, उसमें चेंज नहीं होता। लेकिन अगर चेंज होता है तो वो प्रपोर्शनल टैक्स हो गया। फिर रिग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स अपोजिट है, तुम्हारी इनकम ज्यादा हो या कम हो एक टैक्स भरने का। और याद रखो जीएसटी रिग्रेसिव टैक्स है, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि सामने वाला जो खरीद रहा है वो गरीब है या पैसे वाला है वो हम नहीं देखते, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है तो वो रिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। Fiscal deficit shows the borrowing requirements of the government during the budget year. Underline करो। Borrowing requirement of the government during the budget year, greater fiscal deficit implies greater borrowing by the government, यानी गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, गवर्नमेंट की इनकम इतनी कम है कि वो अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पाती, इसलिए उसको लोन लेनी पड़ती है बार बार। The extent of fiscal deficit indicates the amount of the expenditure for which the government has to borrow the money. For example, fiscal deficit in government budget, वो आपको बोला गया यहाँ लिखा गया है 2012-13 के अंदर 5,13,590 करोड़। तो इसका मतलब आपको कितने पैसे बोरो करने पड़ेंगे बाहर से? 18% एक्सपेंडिचर जो है ना वो अपने फिजिकल डेफिसिट से बोरो करके लाना पड़ेगा ऐसा। ये एग्जाम्पल मत लिखना। लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, पहले लैक ऑफ इलास्टिसिटी इन कंट्रीज लाइक इंडिया, टैक्स सिस्टम इज नॉट दैट इलास्टिक एज इट इज सपोज टू बी, यानी इंडिया में टैक्स सिस्टम इलास्टिक यानी चेंजेबल नहीं है। Moreover, in these economies, because of huge tax evasion यानी टैक्स की चोरी करना, it is difficult to earn revenue from taxes. The speed of tax is very few. Speed यानी spread. Speed मत लिखो, spread of tax. Spread यानी जिन चीजों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो। SPREAD. फिर नॉन मोनेटाइज सेक्टर, हम ऐसा मानते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन कैश से होते हैं, यानी पैसे से होते हैं, मनी से होते हैं, बट स्टिल एक मेजर पार्ट इकोनॉमी का अंडर डेवलप कंट्री, यूडीसी लिखा है ना उसका मतलब अंडर डेवलप कंट्री जैसे इंडिया, इसमें ऐसा है कि वो इन एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी गुड्स के सामने गुड्स, सर्विस के सामने गुड्स, या तो गुड्स के सामने सर्विस, इस तरह से एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी का कोई असर नहीं होता।
फिर नेक्स्ट देखो इनएडिक्वेट स्टैटिस्टिक्स, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एडिक्वेट और रिलायबल डेटा इज नॉट अवेलेबल। बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी हम एरिया ऑफ फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि जिसमें अपने जैसा चाहते हैं वैसा यूज नहीं कर पाते, उसके फिस्कल पॉलिसी के इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते ऐसा। फिर इलिटरेसी, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज आइदर और नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इज इट्स इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन यानी उसकी इफेक्ट, अपने उसकी इफेक्ट क्या है वो समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते लोगों को। This is why they are not able to evaluate the importance of fiscal policy and therefore they also try to evade taxes। तो ये लोग क्या करते हैं, ये वो जानते हैं कि फिस्कल पॉलिसी में जो भी गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है ना, जो बोरो करना पड़ता है ना सरकार को, वो सब हमारे लिए किया जाता है। तो हमको टैक्स ज्यादा देना चाहिए, और ऑनेस्टली, ज्यादा तो नहीं पर ऑनेस्टली देना चाहिए। तो अगर समझ नहीं पाते इसलिए वो जानबूझ के टैक्स की चोरी करते हैं। फिर आगे लिमिटेड सेक्टर, फिस्कल पॉलिसी ओनली अफेक्ट्स अ फ्यू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द सेक्टर रिमेन अनटच, यानी उसमें ज्यादातर बड़े सेक्टर्स को कुछ फायदा या नुकसान कुछ होता ही नहीं है। फिस्कल पॉलिसी अगर कोई भी बदले ने तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को फर्क पड़ता है, अपर क्लास की इनकम इतनी ज्यादा है ना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद देखो लिमिटेड सेक्टर के बाद डिले इन डिसीजन, fiscal policy decision needs approval by the government, a lot of time required in for approval, that is why decisions are not taken at proper time। यानी फिस्कल पॉलिसी के लिए आपको अप्रूवल गवर्नमेंट का चाहिए, अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए तो गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने में टाइम लगता है, तो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते टाइम पे। लिमिटेशन रिगार्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, as a result of fiscal policy in connection with full employment, wage rate increases. Increases in wage rate results into increase in prices instead in employment does not take place। यानी मतलब एम्प्लॉयमेंट तो मिलता नहीं है, यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज होती है, और इसके कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसको टैकल नहीं कर सकते। अंडरलाइन करो ये, फिस्कल पॉलिसी किसको टैकल नहीं कर पाएगी, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल नहीं कर पाएगी। डिफेक्टिव स्ट्रक्चर टैक्स स्ट्रक्चर, दिस कंट्री बिन रिलाइंग मोर, द कंट्री रिलाइंग मोर ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस अल्टीमेटली अफेक्टिंग पुअर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा पुअर पर्सन को परेशान करता है। तो हम यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस डिक्लाइन होने चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पाता। उसके पीछे का कारण ये है कि डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले ऑनेस्टली होते नहीं है लोग। contribution to direct taxes has been declining and that of indirect taxes rising। तो हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन कम होता जा रहा है, इनडायरेक्ट का बढ़ता जा रहा है।